नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल अशोकराव टाले, जगदम्बा महाविद्यालय अचलपुर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मुगल कालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें मुगल कालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें पुरातत्वीय स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में फारसी ग्रंथ जो है उसके बारे में जानकारी ली थी। तो हमने पुरातत्वीय स्रोत में अभिलेख होंगे उसके बारे में जानकारी दी है। अलग अलग अभिलेख के चित्र यहाँ पर हमने देखे थे जो अलग अलग धातु पर बनाए जाते थे। उसके बाद में हमने स्मारक और अवशेष उसके बारे में भी जानकारी ली, जो अलग अलग इस कालखंड में वास्तुएं बनाई गई थी उसकी जानकारी हमने ली है। मकबरे होंगे, किले होंगे। उसके बाद में मुद्रा जो सिक्के हैं उसके बारे में जानकारी ली, किसके कालखंड में कौन सी मुद्रा निर्माण हुई और इतिहास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है उसका महत्व भी हमने देखा। राज मुद्रा जिसे सील हम बोलते हैं उसके बारे में भी हमने देखा है। उसके चित्र भी हम यहाँ पर और देख रहे हैं, उसका महत्व क्या है वो भी बताया आपको। उसके बाद में चित्र और जो नक्शा होता है, जो नक्शे बनाए जाते हैं उसकी जानकारी भी हमने दी। अलग अलग चित्र यहाँ पर हमने बताए थे कि जो इतिहास की घटना है महत्वपूर्ण मुगल कालखंड की, उसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। ये नक्शे भी हमने देखे थे अलग अलग भाग के, जो ये कश्मीर का नक्शा है। शस्त्रास्त्र जो है वो भी महत्वपूर्ण होते, उसके बारे में हमने जानकारी ली है। उसके बाद में जो वस्त्र और आभूषण होते हैं, अलंकार होते हैं, वो कैसे महत्वपूर्ण है ये भी हमने देखा, इसकी जानकारी भी हमने ली है। उसके बाद में हमने लिखित स्रोत और साहित्य यानी साहित्यिक स्रोत या लिखित स्रोत इसके बारे में जानकारी ली है। लिखित स्रोतों में हमने फारसी ग्रंथ देखे थे अलग अलग, जिसमें तुजुक बाबरी जो बाबर ने ग्रंथ लिखा था उसमें। उसके बाद में हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम ने लिखा, तबकाते अकबरी, तारीख शेरशाही, अकबरनामा, आईन अकबरी, मुंतखाबुत तवारीख, तुजुक जहांगीरी, पातशाहनामा जो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लिखे थे जो शाहजहां के संदर्भ में थे। शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, फतुहाते आलमगीरी, मुंतखब उल लुबान काफिका का ग्रंथ है। उसके बाद में हमने दारा शिकोह ने जो साहित्य निर्माण किया था उसके बारे में भी जानकारी ली है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे संस्कृत साहित्य। हम देखते हैं कि मुगल बादशाह जो थे वो सहिष्णुतावादी थे, धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने यहाँ आकर एक बड़ी उच्च संस्कृति का निर्माण किया। इस कालखंड में भी राजभाषा फारसी थी, फारसी में साहित्य ज्यादा निर्माण हुआ, मगर फिर भी उन्होंने संस्कृत होगी या अन्य भाषाएं है उनका भी सम्मान किया, उसे राजाश्रय भी दिया। हम देखते हैं कि बाबर होगा और उसके बाद में हुमायूं है, उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला। उनके कालखंड में जो संस्कृत भाषा थी उसमें विशेष काम नहीं हुआ, मगर बाद में अकबर के कालखंड में अलग अलग जो संस्कृत भाषा थे, साहित्यिक थे, वो अकबर के दरबार में थे। जैसे महर्षि ठाकुर द्वारा अकबर कालीन इतिहास नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है। ये संस्कृत में ग्रंथ है जिसमें अकबर काल की जो घटना है, अकबर के कालखंड में जो घटना घटित हुई थी उस घटनाओं का चित्रण हमें उसमें दिखता है। पद्य सुंदर द्वारा रचित अकबर शाही श्रृंगार दर्पण ये भी संस्कृत में है। जैन आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय द्वारा रचित भानुचंद्र चरित्रम ये भी उस कालखंड का प्रांतीय इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देवविमल का हीरा सौभाग्यम कृपाकोश ये दो ग्रंथ देवविमल ने लिखे थे। उसके बाद में अकबर के समय में ही फारसी प्रकाश नामक प्रथम संस्कृत फारसी शब्दकोश की रचना की गई। यानी फारसी और संस्कृत ये जो दो शब्द है अलग अलग, उनका मीनिंग क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है, उसकी जानकारी संस्कृत और फारसी जो शब्दकोश यहाँ पर निर्माण किया था उसमें उससे हमें मिलती है। रणथंभौर के शासक सुरजन सिंह के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ चंद्रशेखर ने लिखा था, सुरजन सिंह चरित्र। जो रणथंभौर का शासक था, अकबर ने रणथंभौर पर भी विजय प्राप्त की थी, तो उस शासक के संदर्भ में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जहांगीर के कालखंड में जहांगीर ने चित्र मीमांसा खंडन, अलंकार शास्त्र पर ग्रंथ एवं आसफ विजय, आसफ का नूरजहां का भाई था, तो उसकी स्तुति के लिए या उसका जो कार्य है उसकी जानकारी के लिए ग्रंथ यहाँ पर लिखा गया था, चित्र मीमांसा खंडन। उसका रचयिता था जगन्नाथ। तो जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि देकर सम्मानित किया था जहांगीर ने, यानी वो संस्कृत भाषा में ग्रंथ था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि संस्कृत का भी सम्मान किया उन शासकों। मुगल कालखंड में हिंदी साहित्य का भी विकास हुआ है।
सल्तनत कालखंड में हिंदी का पहली बार उपयोग किया गया साहित्य के लिए अमीर खुसरो ने इसका उपयोग किया अपने साहित्य में। कई कविताएं उसने रची। उसके रहकबारी नाम के ग्रंथ में उसने हिंदवी है, फारसी है, अरबी है, इन भाषाओं का उपयोग किया और एक साहित्य के रूप में हिंदी भाषा को उसने आगे लाया। तो एक महत्वपूर्ण कार्य उस कालखंड में किया। तब से हिंदी का विकास होता रहा। मुगल कालखंड में भी हुआ। बाबर है, हुमायूं है और शेरशाह है, इनके कालखंड में यह कालखंड संघर्ष का कालखंड था। इसलिए हिंदी या अन्य भाषाओं में भी जाता कि साहित्य निर्माण राज दरबार में नहीं हुआ। मगर मुगल सम्राट अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। अकबर जो सहिष्णुवादी एक शासक था, यानी कई मुगल जो शासक थे वो सहिष्णुवादी थे, तो मुगल दरबार में हिंदी भाषा को एक स्थान दिया। तो इसलिए मुगल दरबार में भी हिंदी साहित्य निर्माण हुआ। उस कालखंड में संबंधित हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे राजा बीरबल, जो सभी को पता है। मानसिंह एक प्रसिद्ध सरदार भी थे। अनेक विजय उन्होंने प्राप्त किए थे, मगर वो साहित्यिक भी थे जिन्होंने हिंदी में रचना की है। भगवान दास, नरहरि हरिनाथ आदि भी इस कालखंड में हिंदी के कवि या साहित्यिक थे। राज दरबार में तो हिंदी को पनाह मिली थी, मगर उसके साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी कई लोगों ने हिंदी की प्रगति या हिंदी का विकास करने का काम किया। हिंदी में साहित्य की रचना की, जिसमें नंददास थे, विठल दास है, परमानंद दास है, कुंभन दास। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिनका साहित्य प्रसारित है, प्रचलित है, लोगों को पता है, वो तुलसीदास एवं सूरदास। तुलसीदास इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, साहित्य रत्न आदि ग्रंथों की रचना की है। उसके साथ साथ सूरदास इन्होंने सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि ग्रंथ की रचना की। ये जो ग्रंथ है हिंदी के, ये भी ग्रंथ उस कालखंड के सामाजिक, राजकीय या असामाजिक जो प्रथाएं होंगी, राजकीय स्थिति, आर्थिक, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो ऐसे कई जो विद्वान थे उन्होंने हिंदी में इस कालखंड में रचना की। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना है, रसखान है, इन्होंने भी हिंदी में रचना की, हिंदी को विकसित करने का काम किया। अकबर का कालखंड जो है वो स्वर्ण कालखंड माना जाता है हिंदी भाषा के लिए। इस कालखंड में हिंदी की बड़ी ही प्रगति हुई। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर का भाई दानियाल, अकबर को 3 पुत्र थे, जहांगीर है, दानियाल है, मुराद है। तो दानियाल भी एक कवि था, उसने भी हिंदी में साहित्य की रचना की। शाहजहां के समय में सुंदर कविराय ने सुंदर श्रृंगार, सेनापति ने कवित्व रत्नाकर, कविंद्र प्राचार्य ने कविंद्र कल्पतरु की रचना की। इस समय के कुछ अन्य महान कवि का संबंध क्षेत्रीय राजाओं के साथ भी था, जैसे बिहारी महाराजा जयसिंह केशवदास ओरछा से संबंधित थे। केशवदास ने कवि प्रिय, रसिक प्रिया एवं अलंकार मंजरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई। बंगाल के प्रसिद्ध कवि मुकुंदराय चक्रवर्ती को प्रोफेसर कॉवेल ने बंगाल का क्रैब कहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी की जो भाषा है, हिंदी भाषा सिर्फ दरबारी भाषा नहीं थी, जनसामान्य की भाषा थी। जनसामान्य में भी इसकी साहित्य की निर्मित हुई। राज दरबार में भी अकबर बादशाह होगा, शाहजहां है, कई लोगों ने इस भाषा को पनाह दी थी। उसके बाद में उर्दू साहित्य भी इस कालखंड का महत्वपूर्ण साहित्य था। उर्दू का जन्म दिल्ली सल्तनत के कालखंड में हुआ है। अमीर खुसरो को उर्दू का पितामह कहा जाता है। उसने उर्दू का उपयोग साहित्य में किया। कव्वाली जो है वो उसने निर्माण की। तो अमीर खुसरो का बड़ा योगदान रहा है उर्दू के विकास में। उर्दू को जवान हिंदवी भी कहा जाता था। यानी उर्दू जो भाषा है ये पूरी तरह से भारतीय भाषा है। भारत में उसका उदय हुआ और विकास हुआ। मुगल बादशाह ने भी उर्दू को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो था उसने उर्दू भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिण के कवि शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। वली दक्कनी को उर्दू पद्य साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। कालांतर में उर्दू को रेख्ता भी कहा गया, यानी एक अलग नाम भी उर्दू को प्राप्त हुआ। गेसुदराज जो एक विद्वान कवि थे उर्दू के, गेसुदराज द्वारा लिखित पुस्तक मिरातुल आशरीन सर्वाधिक प्राचीन। इस कालखंड में फारसी, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं के साथ में प्रांतीय भाषा जो है उनका भी
विकास हुआ, जिसमें मराठी होगी, राजस्थानी है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, इन भाषाओं में भी बड़े पैमाने पर साहित्य लिखा गया। पूरे भारत का अगर इतिहास हमें देखना है, अच्छी तरह से समझ लेना है, तो उसके लिए प्रांतीय भाषा का जो साहित्य है वो पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, वो देखना अत्यंत आवश्यक है। भारत का इतिहास यानी मुगल कालखंड का इतिहास लिखते समय इसका भी आधार लिया गया। इसमें हम मराठी भाषा के संदर्भ में देखेंगे, मध्ययुगीन कालखंड में या मुगल काल के मराठाओं का जो इतिहास है वो इतिहास गौरवशाली इतिहास है। अगर मराठा इतिहास के कालखंड का साहित्य हम पढ़ लेंगे तो भारत की जो इतिहास है वो हमें समझ जाएगा, उसकी जानकारी अच्छी तरह से हो सकती है। तो इस कालखंड में एक बखर जो है, बखर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मराठा इतिहास है उसे समझने का, उसके मराठाओं के साथ जिनका जिनका संबंध आया उनका इतिहास समझने का। तो बखर ये जो शब्द है, ये बखर एक खबर इस शब्द से आया है। खबर ये शब्द है अरबी और जिसका अपभ्रंश हुआ है बखर, इसका मतलब होता है जानकारी देना। जो बखर लिखी गई उस बखर में अलग अलग जो राजा है, अलग अलग महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है उनके चरित्र इसमें लिखा गया, इसे हम चरित्र ग्रंथ भी कह सकते हैं। मगर ये पढ़ते समय थोड़ी सावधानी लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण उस साहित्य में हमें दिखता है। मगर फिर भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण में सभासद बखर है, उसके बाद में शिव छत्रपति चरित्र बखर, उसे अलग चित्रगुप्त बखर है, कलमी बखर है। ये जो बखर है ये बखर भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके बाद में जयदे शकावली है। हम देखते हैं कि जो जयदे है पुणे के पास में एक गांव है कारी नाम का, इस गांव के वो देशमुख थे, उस एरिया के वो देशमुख थे। तो 16 से 1800 लेकर 1697 तक की जानकारी यानी पूरी तरह से घटना शकावली यानी कालक्रम, तो पूरी तरह से जो घटनाक्रम है कालक्रम है उसमें दिया गया है पूरी जानकारी, यानी मराठा इतिहास के महत्वपूर्ण जो घटना है वो घटना वहां पर लिखी गई थी, जिसे जयदे शकावली हम बोलते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इतिहास जानने के लिए, जयदे शकावली, जिसमें औरंगजेब के जन्म की तारीख भी है, अफजल खान, शिवाजी महाराज, उसके बाद में पुरंदर का तह होगा, मराठा स्वतंत्र युद्ध है, जो महत्वपूर्ण घटना है इस कालखंड की वो हमें जयदे शकावली में मिलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इतिहास के लिए। उसके बाद में कुड़कटी है, कुड़कटी यानी वंशावली, उस कालखंड में वंशावली लिखी जाती थी, उसे कुड़कटी कहा जाता था। हम देखते हैं कि उस काल में भाट थे, आज तहसील की तरह उनका काम था, उनके पास में सभी वंशावली होती थी। तो वो भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है राजाओं की या महत्वपूर्ण व्यक्तियों की वंशावली जानने के लिए। उसके बाद में बाड़े, बाड़े इसका मतलब है नकल। हम देखते हैं कि आज हमें अगर किसी किताब की दूसरी किताब बनाना तो उसकी हम नकल कर लेते, झराफ निकाल लेते हैं, मगर उस कालखंड में तो जो प्रिंटिंग है उसका कुछ विकास नहीं हुआ था, झराफ भी नहीं निकलती थी, तो अपने हाथ से दूसरी उसी तरह की दूसरी किताब लिखी जाती थी, तो उसे नकल बोलते हैं। जो बाड़े है उस कालखंड में जो नकल बनाई गई थी अलग अलग किताबों की, तो वो भी महत्वपूर्ण है। मजहर, मजहर यानी न्याय निवाड़ा जब दिया जाता था, न्यायदान जब दिया जाता था, उस संबंधित जो कागजात होते हैं उसे मजहर कहा जाता है ना। कोई निर्णय अगर होगा कोर्ट का, उस समय की न्यायपालिका का हम बोलेंगे, तो उस निर्णय के जो कागजात होते थे उसे मजहर कहा जाता था। उसके बाद में करीने हैं, जमीन के संबंधित जो दस्तावेज होते हैं वो भी एक महत्वपूर्ण है, असल पुरावा होता है इतिहास जानने के लिए, आर्थिक इतिहास जानने के लिए, तत्कालीन भूमि व्यवस्था जानने के लिए। पोवाड़े जो वीररस प्रधान है, श्रृंगार प्रधान है, उस कालखंड की जानकारी हमें देते हैं। पंजाबी भाषा में भी इस पूर्ण रचना की गई है। गुरु अर्जुन देव रचित आदि ग्रंथ, ये भी इसका इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह का दशम ग्रंथ, ये भी ग्रंथ महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ भाई गुरुदास, इन्होंने भी साहित्य की। हम देखते हैं कि मुगल बादशाह और जो सिख गुरु है इनके बीच में पहले अच्छे संबंध थे, बाद में वो संबंध बिगड़ते चले गए, उसकी भी जानकारी हमें इससे पता चल सकती है। गुरु गोविंद सिंह का जो साहित्य है उससे हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। बारिश शाह की हीर, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आमब बख्श की कृतियों में बहराम गौर उत्तम काव्य माना जाता है। इसी समय का एक और कवि कादरियार हुआ,
वो भी एक प्रसिद्ध कवि था। उसकी प्रसिद्धि पूरन भगत और राजा रसालू के किस्सों के कारण है। पूरन भगत और रसालू दोनों सियालकोट के राजा शालिवाहन के पुत्र थे। इनके बारे में जो है कादर ने अनेक सारी कथाएं रची है, अनेक सारी बातें की है, रचना की है साहित्य की। उसके बाद में पंजाबी का वीर साहित्य बहुत समृद्ध है। इसके अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह की चंडी दीवार शिरोमणि रचना है। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने संघर्ष दिया था मुगल शासकों के विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध मुकब्बल का जगनामा, जिसमें हसन हुसैन और यजीद के युद्धों का मार्मिक वर्णन किया गया है। भाई मन सिंह की ज्ञान रत्नावली पंजाबी गद्य की उत्तम कृति है। उन्हीं की एक दूसरी गद्य रचना भगत रत्नावली है, जिसमें पहले 5 गुरुओं के समकालीन कुछ प्रेमी भक्तों की कथाएं हैं। जो सिख धर्म है, जो सिख धर्म में गुरु हुए हैं, उनके जो भक्त थे उनकी जानकारी इसमें दी गई है। धार्मिक इतिहास भी इस कालखंड में हम इससे जान सकते हैं। नजाबत की नादर शाह दी हीर और शाह मोहम्मद की अपने आश्रयदाता महाराजा रंजीत सिंह की कथा भी उल्लेखनीय है। जो रंजीत सिंह एक महत्वपूर्ण राजा थे, उनका भी इतिहास इस कालखंड में लिखा गया। तो जो पंजाबी भाषा में जो अलग अलग साहित्य निर्माण हुआ है, वो साहित्य मुगल सिख इनके संबंध, उसके साथ साथ धार्मिक संकल्पनाएं कल्पनाएं, इसके बारे में भी हमें इससे जानकारी प्राप्त हो सकती है। बंगाली भाषा भी महत्वपूर्ण थी। बंगाली भाषा में भी अनेक सारा महत्वपूर्ण साहित्य रचा गया है। बंगाली भाषा में वैष्णव विद्वानों तथा कवियों ने कई संग्रह तैयार किए। वैष्णव भक्ति वहां पर थी, जिनमें वैष्णवदास 1770 का पदकल्पतरु विशेष प्रसिद्ध है। दौलत काजी इनका लोरचंदा या सती मैना शीर्षक प्रेम काव्य लिखा है। हम देखते हैं कि सती प्रथा बंगाल में थी, तो उसका भी उल्लेख इस साहित्य में है, तो इसकी जानकारी भी हमें मिल सकती है। कुरैशी मागन ठाकुर ने चंद्रावती की रचना की। मोहम्मद खां की 2 रचनाएं मौतुल हुसैन तथा क़यामतनामा प्रसिद्ध है। तथा अब्दुल नबी ने बड़ी सुंदर से उसने आमिर हमजा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा है। 17वीं शती के कवि काशी रामदास ने महाभारत का अनुवाद बंगाली में किया है। महाभारत जो प्रसिद्ध काव्य है भारत का, उस ग्रंथ का अनुवाद बंगाली भाषा में भी हुआ। इनके बड़े भाई कृष्ण किंकर ने श्री कृष्ण विलास बनाया तथा जगन्नाथ मंगल के लेखक गदाधर थे। तो इस महत्वपूर्ण साहित्य इस कालखंड में निर्माण हुआ। बंगाल गद्य के कुछ नमूने सन 1550 के बाद पत्रों तथा दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध है। हम देखते हैं कि इस कालखंड में पोर्तुगीज भी भारत में आए थे, तो उन्होंने बंगाल में कुछ साहित्य की रचना की। कैथोलिक धर्म संबंधी कई रचनाएं पुर्तगाली तथा अन्य पादरियों द्वारा प्रस्तुत की गई। और 1778 में नथेनियल ब्रासी हल्दल ने बंगला व्याकरण तैयार कर प्रकाशित किया। यानी बंगाली का जो व्याकरण है, वो व्याकरण उसने उसकी रचना की। इस प्रांतीय भाषा ने बंगाली भाषा है, राजस्थानी भाषा है, मराठी भाषा है, तो इसके साथ साथ गुजराती है, कानड़ी है, ये जो प्रांतीय भाषा है वो भी इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमें पूरे भारत का इतिहास जानना है, अच्छी तरह से समझना है, वो इतिहास किस ग्रंथ पर आधारित रचा गया है, उसकी जानकारी अगर लेना है, तो प्रांतीय भाषा में जो साहित्य निर्माण हुआ है वो भी हमें पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उससे इतिहास की विश्वसनीयता बढ़ती है। यहाँ पर हमने जो साहित्य निर्माण हुआ था अलग अलग भाषाओं में, फारसी, संस्कृत, हिंदी, प्रांतीय भाषा, उसके बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम जो विदेशी यात्री भारत में आए थे, उन्होंने कुछ ग्रंथ रचे हैं, कुछ वर्णन भारत का किया हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।